नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। भर्ती शुरू हो चुकी है, विरोध जारी है। आज इस पर चर्चा करेंगे हम। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ विशेष कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस विरोध को किस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें वो बड़ी खबर क्या है। अग्निपथ ब्रेकिंग है ये। अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वायुसेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। 21 से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर पास होने वालों की लिस्ट 1 दिसंबर को जारी की जाएगी और 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा भी उतर आया है। आज देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन की बात की जा रही है। हरियाणा में खाप पंचायतों का भी ऐलान है कि वो इसका विरोध जताएंगे। अग्निपथ स्कीम के लिए आवेदन करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच विरोध के जो स्वर हैं वो और तेज होने लगे हैं। किसान भी इस विरोध में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं जो भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उनका विरोध भी किया जाएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे साथ जुड़े हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। प्रोफेसर विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी रिटायर्ड कर्नल हैं, ये रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी सुशील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। विदु रावल जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है, क्योंकि अब तो भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है लेकिन विरोध अभी तक नहीं थमा है सर, और विरोध के बीच में आपने प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान भी अब इस विरोध में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं जो जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा हम उसका विरोध करेंगे। तो सरकार इस चीज के लिए तैयार है? यानी स्पष्ट हो गया। पहली बात तो जान लीजिए कि इनको किसान ना कहिए, ज्यादा से ज्यादा इनको किसान संगठन कह दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनको किसानों की राजनीति करने वाले संगठन कह दीजिए। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि खुद को किसानों की राजनीति कहने वाले करने का दावा करने वाले लोग जो हैं वो आकर एक गैर किसानी योजना जो है जिसका किसान से लेना देना सीधा सीधा नहीं है और वो सेना की योजना है, वो आकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। फिर दूसरा, वो अपना जो एक तथाकथित आंदोलन चलाते रहे किसानों के नाम पर, उस आंदोलन के दौरान खुद ही कहते रहे कि भाई हम जो है सेना का सम्मान करते हैं, हमारा बच्चा जो है कि जो बाप जो है खेती करता है, किसानी करता है और बेटा जो है सीमा पर देश की रक्षा करता है। तो अब वो उस सेना के विरुद्ध आकर खड़े होने लग गए। अगर इस प्रकार का वो आचरण करके कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता होगा। वैसे भी उन्होंने जहां जहां पर भी अवसर मिला है उन्होंने भाजपा विरोध जो है अलग अलग चुनाव में जाकर करके देख लिया, मुंह की खाकर आए हैं। हर चुनाव में जो है देश की जनता ने और देश के किसान ने इन किसान तथा कथित किसान संगठनों को नकारा है और एक के बाद एक जो है बात बताई है। आज बड़े हर्ष का अवसर है जब लाखों करोड़ों युवा जो है आज कानून वापस खुद सरकार को लेना पड़ा था। एक मिनट अरे हाँ, किसानों के प्रदर्शन के कारण नहीं, देश के हित में लिया गया था वो कदम। कुछ और चीजें थी जिनके बारे में बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। चुनाव के अंदर गए थे। किस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बड़े स्केल पर प्रचार किया, क्या करके आए? मुंह की खाकर नहीं आए क्या? वहां जीत कर आए, जमानतें जब्त करवा के आए हैं। इनके जो समर्थित उम्मीदवार थे या जिनका ये समर्थन करके आए थे उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। खुद किसान नेता जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक पार्टी खड़ी हुई थी। किसी भी उनके उम्मीदवार 10 उम्मीदवार खड़े किए थे, 10 में से किसी की भी उम्मीदवार ने 1% भी वोट नहीं लिया, 1% वोट नहीं मिला उन्हें। देश के किसान क्या 1% से भी कम है?
मुंह की खाकर नहीं आए, तो इससे ज्यादा इनको मुंह की खिलाना चाहते हैं आप, तो आपको शुभकामनाएं। इसके अलावा एक बड़े नेता इनके बलबीर सिंह राजेवाल थे पंजाब के अंदर, जो इस पूरे आंदोलन का फेस बताए जाते थे, जो डिसीजन मेकर थे, वो उनके खुद की सीट पर क्या हुआ, और उनके बहुत सारे विधायक जो उन्होंने विधायक के लिए खड़े किए थे पंजाब में, सबकी जमानत जब्त, एक की भी जमानत नहीं बची। इसको इससे ज्यादा मुंह की कितना खिलाते हैं आप, क्या इच्छा रखते हैं, और ज्यादा खिलाना चाहते हैं मुंह की? नहीं, मुझे लगा देश की जनता के पास वोट की चोट होती है। ठीक है, लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे लगा किसान तो मैं हूँ, किसान तो मैं हूँ। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं, आप इनको किसान कह के कंफ्यूज कर रही हैं। मैं आपको बार बार सुधार रहा हूँ कि ये किसान नहीं है, किसान तो मैं बैठा हूँ आपके सामने, खुद मेरा परिवार खेती करता है, मैं खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ। ये किसान कैसे हो गए? ये तो राजनीति करते हैं और भाजपा विरोध की राजनीति करते हैं, मुखौटा किसान का पहनाते हैं। इनका क्या मतलब था चुनाव के अंदर प्रचार करने का? इनका आज क्या मतलब है कि सेना की योजना का, जिसका सेना के बड़े बड़े अधिकारी आकर जिसको एंडोर्स कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, और जो देश के लिए गेम चेंजर होने वाली है, जिसको लेकर आज लाखों करोड़ों युवा जो हैं आज कतार में लगकर भर्ती होने वाले हैं, उनके विरुद्ध जाकर ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो इनको मुंह की नहीं खाकर आए तो किस चीज की खाकर आए हैं? और आप इससे ज्यादा कितना इन्हें खिलाना चाहती हैं मुझे नहीं पता। नहीं सर, मैं क्यों खिलाऊंगी? ठीक है, लेकिन आपको अग्निपथ पर भी जवाब देना था। आप कह रहे हैं ना कि मुंह की नहीं खाकर आए, आपने दावा किया कि मुंह की नहीं खाकर। मैंने कहा अग्निपथ पर बताइए, पूछिए, सवाल पूछिए। आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा ये बता दीजिए, युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन, सर मेरे से लड़ने से क्या होगा सर? मैं थोड़ी विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ। आप जवाब देने के लिए बैठे हैं। नहीं, आप ही लड़ रहे हैं, आप अटपटी बातें कर रही हैं, आप अटपटी बातें कर रही हैं। क्या आप अटपटी बातें कर रही हैं? मैं तो जवाब अटपटी बातों का दे रहा हूँ। चलिए आप सवाल पूछिए। आपको मिर्ची लग गई, क्योंकि मैंने बोल दिया आप सवाल पूछिए ना मैडम। किसानों के आंदोलन की मैडम मिर्ची आपको लग गई जब आपका मैंने बता दिया मुंह की खाकर आए का जवाब आपको मिल गया कि नहीं मिला? आपको मुंह की खाकर आए का जवाब मिला या और दूं क्या जवाब इस बारे में? चलिए ठीक है सर, आपको जवाब देना होगा तो दीजिएगा। आप अग्निपथ पर सवाल पूछिए मुझसे। ठीक है, अग्निपथ पर सवाल पूछिए। ओके सर, अग्निपथ पर ही मेरा सवाल था। पूछिए, पूछ नहीं रही आप। वेद प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल है। पूछिए, जवाब दूंगा। अरे मुझसे पूछ रहे थे आप तो सवाल। वेद प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये उठ रहा है कि सेना में सुधार पर राजनीति का स्पीड ब्रेकर क्यों लग रहा है? जी देखिए, जिसे आप सेना में सुधार की बात कह रहे हैं, रावल जी का एक तो फैक्ट ये गलत है कि ये सेना की योजना है। ये सेना की योजना नहीं, रक्षा मंत्रालय की योजना है। पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, सेना नहीं बनाती। दूसरा, युवाओं का विरोध इसलिए जायज है, विगत 3 सालों में सरकार की विभिन्न तीनों सेनाओं की भर्ती में लगभग 50,000 युवा अपने अंतिम चरण की प्रक्रिया में थे भर्ती होने में। और जिस वायुसेना की आप बात कर रहे हैं, जिसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऑनलाइन परीक्षा की बात कर रहे हैं, उस वायुसेना ने तो युवाओं को मेडिकल भी करवा लिया था, पास भी कर दिया था, उनको केवल ज्वाइनिंग देनी थी। सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी। अब इन 50,000 युवाओं के सपनों के साथ सेना और सरकार ने मिलकर उनके सपनों को तोड़ा है। उनका विरोध स्वाभाविक है। एक युवक ने 5-5 लाख रुपए अपनी तैयारी में लगाए और वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए कि जब हम भर्ती हो चुके, हमें केवल ज्वाइनिंग देनी थी, तब आपने हमारी ज्वाइनिंग को कैंसिल कर नई योजना ले आए। फिर हमसे ये प्रक्रिया क्यों करवाई थी? ये एक बहुत बड़ा कानून का सवाल है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उनकी बात सही है या गलत है। परंतु मेरा मानना है कि युवाओं का रोज जायज है। सरकार ने 50,000 उन युवाओं का सपना तोड़ दिया जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर चुके थे। अगर आपने मान लो परीक्षा भी देनी थी। ठीक है, सवाल सर अच्छा सवाल है, और ये इसी सवाल पर कहीं ना कहीं आगे हम चर्चा भी करेंगे और विदु रावल जी से मेरा ये सवाल भी रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी जी का रुख करना चाहूंगी। सर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन तमाम युवा जो हैं वो अभी भी इसका विरोध जाहिर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिन युवाओं को अप्लाई करना था या जिनको करना चाहिए, सरकार उनको समझा पाने में अब सफल हो पाई है? क्योंकि प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन क्या तमाम युवा अब उसके लिए अप्लाई भी करेंगे और कैसे इसको देख रहे हैं? आपसे इस पर मैं जानना चाहूंगी डिटेल में थोड़ा। जय हिंद सृष्टि जी।
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो अग्निपथ योजना है, ये आजादी के 75 सालों में सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार 3 कारणों से है। पहले ये देश हित में है, युवा हित में है और सामाजिक हित में है। पहले मैं 1-1 मिनट लूंगा तीनों मुद्दों पे। पहला राष्ट्र हित में इसलिए क्योंकि इससे सेना की जो एज प्रोफाइल होगी वो 32 साल से 26 साल आ जाएगी, जो कि सेना का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसमें इजाफा होगा। इस योजना से सेना के 50,000 करोड़ रुपए सालाना बचेंगे, जो कि सेना की आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी खरीदने में काम आएगा। युवा हित में इसलिए है क्योंकि कम उम्र में युवा फौज की नौकरी कर पाएगा और जो 25% स्थायी नौकरी के लिए रिटेन होंगे उनकी तो लंबी नौकरी होगी, और जो 75% अग्निवीर 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे उन्हें अलग अलग सरकारी विभागों में लिया जाएगा। और यदि कोई अग्निवीर कहीं और नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर अग्निवीर को तकरीबन 12 लाख मिलेगा सेवानिधि के तौर पे, तो वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है, ये 75% जो अग्निवीर बाहर जाएंगे 4 साल के बाद, इनको एक बड़ा अच्छा मौका है कि ये सरकारी महकमे में पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको मिलेगी और ये 60 साल तक वहां नौकरी कर पाएंगे, जबकि फौज में 35-36 साल पे रिटायरमेंट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा युवा हित के लिए योजना है। और जो आखिरी मुद्दा है वो है सामाजिक हित। सामाजिक हित इसलिए क्योंकि जो भी अग्निवीर 4 साल की सेवा करके आएगा देश की और सेना की, वो एक बेहतरीन नागरिक होगा। अब ये जो एक पॉइंट है जिसपे काफी चर्चा हो रही है कि ये जो कुछ अग्निवीर थे जो कि पहले की प्रक्रिया में सिलेक्ट हो गए थे लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को 1 टाइम एक्सेप्शन करना चाहिए उनके लिए। अगर मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दूं, शिशी जी, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहा था, मैंने 8वीं क्लास से उसकी मेहनत शुरू कर दी थी और 11वीं के बाद जब मैं एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ, यदि उस वक्त अचानक सारे रूल चेंज हो जाते तो मेरे को भी बहुत धक्का लगता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा, ये योजना बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन जो युवा पहले की प्रक्रिया में सिलेक्ट हो गए थे उनको 1 टाइम एक्सेप्शन दिया जाए। बिल्कुल विदु रावल जी, जो युवा जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जिनकी सिर्फ कहा जा रहा था कि अब उनकी ज्वाइनिंग रह रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं सर, उनको क्या जवाब देंगे? देश की सेना जो है, देश की वायुसेना, देश की नौसेना, देश की थल सेना जो है नियुक्तियां करती है, भर्तियां करती है जी। जिस प्रकार से उनको स्वायत्ता मिली है 2014 के बाद से, ये उन्हीं के ऊपर हमने सारे डिसीजंस छोड़े हैं। उन्होंने एक लंबे रिसर्च के बाद जो है, एक के बाद एक बड़े अधिकारी ने आकर बताया है, वो जिस प्रकार से भी फैसला लेना चाहते हैं वो पूरे तरीके से स्वायत्त है। सरकार उनके साथ पूरे तरीके से उनके पीछे खड़ी है, उनका साथ देने के लिए खड़ी है। उन पर किस प्रकार के राजनीतिक आक्षेप और विरोध हो रहे हैं उसके विरुद्ध आकर खड़ी है, उनके लिए खड़ी है। देखिए, लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर रजिस्टर करना चाहता हूं, मेरे पास लगातार संदेश आ रहे हैं, इस डिबेट को देखने वाले बहुत सारे लोगों ने संदेश दिया है। ये आपने जो मिर्ची लगना शब्द कहा है, इस पर आपत्ति हुई है बहुत सारे लोगों को। ये सभ्य भाषा नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसी भाषा आप अगली बार उस उपयोग नहीं करेंगे। एक महिला के तौर पर कभी भी इस प्रकार की भाषा आपको नहीं बोलनी चाहिए। आप खेद प्रकट करें अपनी उस बात का। मिर्ची लगना अच्छा शब्द नहीं है, परिवार देखते हैं, ये अच्छा शब्द नहीं है। ठीक है, आपको बुरा लगा, मैं लोगों पर नहीं जाऊंगी, आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगा, आपको नहीं, सभी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द है। ठीक है, दिस इज एन अनपार्लियामेंट्री शब्द। आप खेद व्यक्त कीजिए इसके लिए। बिल्कुल सर, मैं खेद व्यक्त करती हूँ, आपको बुरा लगा, एक गलत शब्द है नहीं, लेकिन उसमें कुछ ठीक है, चलिए। मुझे नहीं, क्योंकि मैं डिबेट को, सर मैं डिबेट को भटकाना नहीं चाहती विदु रावल साहब, मैं डिबेट को भटकाना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती कि इस टॉपिक पर बाकी का जो समय बचा है, ठीक है, बाकी का जो समय बचा है वो इस डिबेट में इसी बहस पर निकल जाए। लगना गलत शब्द है, परिवार देखते हैं इसमें। ठीक है सर, ठीक है, परिवार देखते हैं, बहस मत कीजिए, आप बहस मत कीजिए, खेद प्रकट कीजिए अनकंडीशनली। ठीक है सर, आपने गलत शब्द का उपयोग किया। परिवार देखते हैं, आप परिवार देख रहे हैं। ठीक है, ये फैमिली देखती है इस शो को। आपको अब आप सवाल पूछ सकते हैं आगे से। मेरा सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ, तो भी ये गलत शब्द का उपयोग नहीं करना। सर मैं आपसे दोबारा अपना सवाल पूछती हूँ, युवाओं की जो जिनकी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी और जिनको बस अब एक ऑफर लेटर आना बाकी था या जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इतने टाइम तक जो मेहनत की, इतने साल तक जो मेहनत की, उसका क्या? हमारी तो बस एक ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, हमारा तो बस एक लास्ट इंटरव्यू रहना बाकी था।
तो हम दोबारा से क्यों इसके लिए अप्लाई करें, या हम दोबारा से वो सब मेहनत क्यों करें? बड़ा वाजिब सवाल है, बहुत ठीक सवाल है आपका। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है, जो भर्ती कर रहे हैं भारतीय सेना, वो दे सकती है, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इसी साल से, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि 24 जून से ये भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, उनका भविष्य जो है अधर में नहीं लटकना चाहिए, हम भी इसकी सहमति में नहीं है। लेकिन सब चीजों से बड़ा जो है देश है, देश की सेना है। देश की सेना ने एक डिसीजन लिया है, हम उसको पूरी तरीके से बैक करते हैं। जिस प्रकार से भी वो कहेंगे, हम उनके साथ, अगर कोई पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत होगी, इस प्रकार से टीवी डिबेट पर उन पर लांछन लगाए जाएंगे, तो हम उनके सामने आकर खड़े होंगे, हर लांछन अपने सीने पर लेंगे। भारतीय सेना के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना आए, वो फ्री हैंड के साथ खेले, और खेलती है जब वो, तो क्या शानदार खेलती है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठोक कर आती है, और चीन को डोकलाम और गलवान में ठोक कर आती है। ऐसी भारतीय सेना को जो है हम फ्री हैंड देकर रखते हैं, हम स्वायत्तता रखते हैं, और उसको नमन करते हैं बार बार। चलिए ठीक है, भारतीय सेना का फैसला है, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं, और आपकी तरफ से फ्री हैंड दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की यही कोशिश है कि सेना को और जवान किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। सुशील, बावजूद इसके जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला है। आज की अगर मैं बात करूं, आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, क्या प्रदर्शन की तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है, या युवा अब भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जाना चाह रहे हैं और अप्लाई करेंगे? सुशील। नहीं, देखिए सृष्टि, आज का जिक्र करें, आज फ्राइडे है, 24 तारीख है, और आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो विरोध हमने देखा था 17 जून, 18 जून, 19 जून, उसकी अपेक्षा बिल्कुल कुंद पड़ी हुई है प्रदर्शन। अब वैसा प्रदर्शन नहीं रहा, अब केवल राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन हम ये कहें, या वैसे लोग जो राजनीतिक से कहीं ना कहीं प्रेरित है, उन लोगों का प्रदर्शन है। जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन अब कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। विधु रावल जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, बार बार वो एक शब्द पे आपके आपत्ति कर रहे थे। विधु रावल जी, यह सही है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है, और अमेंडमेंट हुई है, चाहे वो संविधान ही क्यों ना हो। लेकिन आप जिस कानून को, आपकी सरकार, आपका रक्षा मंत्रालय पूरे देश, रक्षा विभाग पूरे देश का है, लेकिन अभी विभाग आपके सरकार के पास है। यह कानून बना 1989 से, इसके अध्ययन किया जा रहा था, उसके बाद एक कानून बना, और ऐसी क्या रोड मैप आप लोग लेकर आए कि 72 घंटे के अंदर आपको यू टर्न मारना पड़ा और कई संशोधन करने पड़े? तो ये सवाल, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, सेना ने कोई यू टर्न नहीं किया, सेना का अध्ययन था। सुशील जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 1989 से सेना जो है लगातार अध्ययन कर रही थी कि भारतीय सेना का नवीनीकरण कैसे होना चाहिए, इसका युवाकरण कैसे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन सेना ने किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया। सेना की बिल्कुल वही की वही चीजें चल रही हैं। ये तो सरकार के तौर पर सब्सिडरी, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग आशंका जता रहे थे कि उन 75% अग्निवीरों का क्या होगा, तो हमने कहा कि उनको सिरमाथे पर बिठाएंगे, उनको अनकंडीशनली गारंटीड हम रोजगार हरियाणा में देंगे। और एक के बाद एक भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बताया, केंद्र की सरकार की एक के बाद एक जो मंत्रालय हैं, उन्होंने आकर कहा कि हम इस प्रकार से उनको कहीं 10% असम राइफल में, कहीं सीआरपीएफ में, कहीं इंटरनल सिक्योरिटीज में हम उनको जो एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब तक केवल हल्ला मचाने वाली कांग्रेस पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री, एक भी नेता आकर यह नहीं कहने आया कि हम किस प्रकार मदद करेंगे। नहीं कह रहे, वो केवल उत्पात मचाना उनका काम है, और इस उत्पात मचाने के कारण ही हर चुनाव में जो है वो भी मुंह की खाकर आते हैं। इस प्रकार में पहले एक उनके दूसरे संगी साथियों के बारे में बताया था, वो भी हर चुनाव में इसी कारण मुंह की खाकर आते हैं, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो समस्या का कारण बनते हैं, वो समस्या के समाधान में उनका कोई योगदान नहीं है। कहीं पर भी सकारात्मक देना चाहूंगी विधु रावल जी। सर, क्यों ये वजह, इसके पीछे वजह क्या है कि अब इस मुद्दे को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? राजनीतिक रंग देने की वजह से जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं रुकने की बजाय और बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट करनी थी या कुछ सुधार जो भी था। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चर्चा की, और जिस तरह से चर्चा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नियमों में बदलाव किया गया, युवाओं की बात को भी सुना गया, फिर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सरकार का ही नहीं, कुछ लोगों का, अन्य लोगों का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब जो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तूल दे रही है युवाओं को ऐसा करने के लिए।
इस पर आप क्या कहेंगे? सृष्टि जी, पहले तो ये फैसला ही राजनीतिक है, ये सेना का फैसला नहीं है। पॉलिसी सरकार बनाती है और सरकार में राजनेता होते हैं, तो गलत तथ्य नहीं रखे जाएं। दूसरा, रावल साहब ने गपोड़ा ठोक दिया कि 2014 से के बाद ही सेना को भर्ती में स्वायत्ता मिली थी। आपके पास रिटायर्ड कर्नल साहब भी इस डिबेट में बैठे हैं। अरे, सेना को भर्ती की स्वायत्ता तो जब से देश आजाद हुआ तभी से है। कोई राजनीतिक दल भर्ती नहीं करते, कोई राजनेता नहीं करते, सेना अपनी स्वायत्ता से ही करती है। दूसरा, इन्होंने किसानों पर बहुत बड़ी बात दाग दी कि किसानों का क्या। आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं सर, वो ठीक है, मैं विदु रावल जी से लूंगी आपकी कमेंट। नहीं, वो चुप है, ठीक है वेद प्रकाश जी, चुप है विदु रावल जी, आप रखिए अपनी बात। इन्हीं की सुन ले फिर। नहीं सर, आपकी बात हो रही है, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले आप। ठीक है सर। इन्होंने किसानों के संदर्भ में कहा, किसानों का क्या? शायद ये भूल गए कि सेना के अंदर ज्यादातर बच्चे किसानों के ही भर्ती होते हैं, तो किसान इससे सीधा जुड़ा हुआ है। किसानों के संदर्भ में नहीं कहा, किसानों के नाम पर घृणित राजनीति करने वालों पर कहा है। वो जो भी आपने कहा वो आप किसान तो मैं बैठा हूँ, किसान तो मैं हूँ अपनी। अरे किसान तो वेद प्रकाश जी, मैं हूँ किसान, और मैं हूँ किसान, अपने हाथ से खेती करता हूँ, मैं अपने हाथ से खेती करता हूँ। हाँ, तो फिर तो वो अकेले वो किसान नहीं है, मैं भी किसान हूँ, और वो तो मेरे नाम पर गलत राजनीति करते हैं, राजनीतिक काम करते हैं। विदु रावल जी फाइनल कमेंट लूंगी सर आपसे, आप अभी इसलिए रुकिए ना, पहले मेरी बात सुनिए ना मैडम। ठीक है सर, आपसे बात सुनिए सर, आपकी बात मैडम, पहले मेरी आखिरी बात सुनिए। सर, आपकी बात सुन रही हूँ वेद प्रकाश जी, आपकी बात सुन रही हूँ। कर्नल साहब ने कहा सेना को जवान करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर यह अग्निवीरों की स्कीम जो किसान मजदूरों के बच्चे भर्ती होते हैं, सिपाही, उन्हीं पर लागू क्यों? जो सेना में अफसर भर्ती होते हैं उनमें अफसरों के भी बच्चे होते हैं और उच्च स्वर्ण वर्ग के पढ़े लिखे लोगों के भी बच्चे होते हैं, उनमें अग्निवीर क्यों नहीं लागू? क्या सारे सेना को जवान करने का ठेका किसान मजदूरों ने ही ले रखा है क्या? ये बड़े लोग, ये सेना के अफसर लोग जो अपने बच्चों को सेना में अफसर के लिए अप्लाई करवाते हैं, उनके लिए अग्निवीर स्कीम नहीं आएगी क्या? ये दोहरे मापदंड क्यों कि गरीब को सोडी साहब से लूंगी इसका जवाब, और बड़े को आगे बढ़ाओ। ये विदु रावल जी, आ रही हूँ आप सर, आ रही हूँ आपके पास, धैर्य रखिए। वेद प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि गरीब मजदूर का बेटा कोई ऑफिसर नहीं बनता, कोई ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं करता, गरीब किसान का बेटा इतना काबिलियत नहीं रखता, ऑफिसर नहीं बन सकता। आप क्या सेग्रीगेशन कर रहे हैं? क्या मेरे परिवार से कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेरे किसान परिवार से कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। टाइम नहीं बचा है, ऐसे मत कीजिए, लास्ट में 2 मिनट बचे हैं, एक करके बात करें। प्रवक्ता से पूछो। सर रुकिए, वेद प्रकाश जी रुकिए। नहीं मेरे को ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी सर, मेरे को ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी क्योंकि लास्ट का 1 मिनट बचा है। मैं फाइनल कमेंट लेके खत्म करूंगी। सोडी साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे, सर इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ, आप बेहतर तौर पर बता पाएंगे। बच्चों के साथ साथ ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऐसा डिबेट नहीं चल पाएगी। जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आजादी से सेना ही करती आई है, और सेना निष्पक्ष तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती है। तो सेना पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया है कभी भी, आजादी से लेकर आज तक सेना ने हमेशा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने नियमों और अपनी जरूरत के हिसाब से किया है। ये भी जो अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है, सेना ने 1989 से इसका अध्ययन किया। कारगिल लड़ाई के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी ये सुझाव दिया कि सेना की जो जवान की उम्र है उसको नीचे लाया जाए, और तभी काफी अध्ययन के बाद और पिछले 2 साल में खास करके इस पे काफी डीप स्टडी चली, क्योंकि 2 साल इसलिए क्योंकि 2 साल में क्या हुआ, कोविड आ गया। अब कोविड की वजह से नॉर्मल रिक्रूटमेंट रैली बंद हो गई, बिकॉज लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे जगह जगह पे। सेना की जो भर्ती होती है उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं रैली के लिए। तो ये जो 2 साल का टाइम था, ये सेना को इस स्टडी को और अध्ययन करने में एक मौका मिला, और जब सेना ने पूरी स्टडी की तो उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सुझाव भेजा, और फिर जब वहां से मंजूरी मिली तो ये 14 जून को ये अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ। तो सर आप ये कह रहे हैं, ये जो कंफ्यूजन बार बार क्रिएट किया जा रहा है कि ये सरकार योजना लेकर आई है या सेना लेकर आई है, तो आप कह रहे हैं कि बनाने वाली सेना ही है योजना को?
पॉलिसी गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, सेना ने क्योंकि ये सर रुक जाइए, वेद प्रकाश जी रुक जाइए, मैं बता दूं आपको, आधे घंटे हम इस चर्चा को और बढ़ाएंगे, आधे घंटे इस चर्चा को और बढ़ाएंगे क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, तो अभी हमारे पास पूरा समय है। सोडी साहब। सुशी जी, ये जो कोई भी फौज के साथ जो कनेक्टेड योजना होती है, चाहे जवानों की भर्ती, चाहे अफसरों की भर्ती, चाहे कोई नया हथियार लेना, चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी लेनी, इसकी शुरुआत हमेशा फौज करती है। फौज इसलिए करती है क्योंकि फौज अपनी जरूरतों को महसूस करती है। फौज का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स डिटेल होता है, जिसमें स्टडी टीम्स डिटेल होती है, जिसमें काफी डिस्कशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, और जब वो पूरा इस एक मुद्दे पे विचार विमर्श करते हैं, फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना सुझाव भेजते हैं, चाहे भर्ती का हो, चाहे हथियार खरीदने का हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी खरीदने का हो। फौज के साथ, चाहे फौज का मतलब मेरा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है, फौज के साथ जो भी कोई चीज कनेक्टेड है वो फौज से शुरू होती है, क्योंकि फौज उसको पहले एनालाइज करती है कि हमें इस चीज की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो वेद प्रकाश जी, मैंने खुद ना इस पर जवाब देते हुए सोडी साहब से आपको जवाब दिलवा दिया, सरकार नहीं लेकर आई है, सेना लेकर आई है, ये क्लियर हो गया। छोटी सी बात सुन ली, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं कि सेना रिकमेंडेशन करती है और फैसला सरकार करती है। और सरकार फैसला करने से पहले जो डिफेंस कमेटी होती है, पॉलिसी के संदर्भ की बात कर रहा हूं केवल मैं, और बात नहीं कर रहा, पॉलिसी के संदर्भ में अगर कोई चेंज करना होता है तो डिफेंस जो कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसमें इस मुद्दे को रखा जाता है, उसमें चर्चा होती है, और उसमें चर्चा होने के बाद जो भी परिणाम निकलते हैं सरकार अपनी विवेक से फैसले करती है। पर सरकार ने डिफेंस कमेटी के सामने रखा ही नहीं ये मामला, इसलिए मैं इसको राजनीतिक फैसला बता रहा हूं। तो सरकार को कोई विरोध होगा ही नहीं, या सरकार को कुछ नेगेटिविटी इसमें दिखाई नहीं दी होगी? नहीं, डिफेंस कमेटी में तो रखा ही जाना चाहता है, कोई नेगेटिव हो। विदु रावल जी इसका जवाब देंगे। विदु रावल जी। देखिए, खुद मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने, और यहाँ पर जो हमारे माननीय सम्माननीय इस देश की सेना के अंदर से रिटायर्ड जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी यहाँ पर बैठे, उन्होंने कह दिया। पहली बात, वेद प्रकाश जी ने खुद कह दिया कि जब से देश आजाद हुआ तब से सेना की भर्ती के सारे फैसले सेना लेती है, आज भी वही हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया सेना जिस प्रकार के निर्णय बनाती है, पॉलिसी के नहीं, भाई साहब अब आप पॉलिसी के नहीं, आप उखड़ गए थे, आप मुझे कुछ, अरे सुन तो लीजिए, अरे अच्छा चलिए अब आप पॉलिसी पर आ जाइए ना। चलो एक बात मान ली कि पॉलिसी की बात कर रहा हूं, पॉलिसी के फैसले सरकार लेती है और अच्छा वेद प्रकाश जी प्लीज, लागू करने में बड़े सीनियर आदमी आप। वेद प्रकाश जी, मैं बीच में नहीं बोला था, आपने मुझे रोक दिया था, मैं नाराज भी हुए थे, मैं तो आपको करेक्शन किया। अब आपने पहले, चलिए थैंक यू सो मच। पहली बात उन्होंने कही कि रिक्रूटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सेना करती है, सेना का विशेष अधिकार है, ठीक है। और अभी यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल जी ने साहब ने खुद बता दिया कि हम अपनी जरूरत जिस प्रकार की महसूस करते हैं उसके अनुसार जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें हम क्या निर्णय बनाते हैं, ये हमारा विशेष अधिकार है, वो रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात वेद प्रकाश जी ने और बहुत खूबसूरत कही है, उन्होंने कहा है कि सेना जितने भी अपनी जो है योजनाएं बनाती है वो योजना बनाकर डिफेंस कमेटी को देती है। वहां डिफेंस कमेटी के अंदर बहुत सारे व्हाइट कॉलर्ड जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उसमें कटनी छटनी करते थे। मैं तो यही कह रहा हूं कि हमने तो सेना की योजना में बिना एक भी अक्षर कोमा फुल स्टॉप को बदले जो है हमने उसको यथावत जो है लागू कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं डिफेंस कमेटी पार्लियामेंट की होती है। रावल जी फिर आप गलत समझ रहे हैं। पार्लियामेंट में अच्छा चलिए मुझे आपकी बात को उठा, सांसदों की पार्लियामेंट के एमपीज की पार्लियामेंट के सांसदों को बुलाया पार्लियामेंट उसके अंदर ब्यूरोक्रेट और सेना के अधिकारियों को मैं आपका धन्यवाद करता है डिस्कशन होगी मेरे ध्यान में। सुनो अच्छा चलिए, आधी बात जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो है जय सोडी बता देंगे, आधी बात मेरी सुन लीजिए आप। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि वहां पर जो गैर सैन्य लोग जो हैं वो बैठकर कटनी छटनी का जो काम किया करते थे, जो भारतीय सेना के ऊपर सिर पर बिठाए हुए थे, भारतीय सेना को हमने फ्री हैंड दिया। मैं भी तो यही कह रहा हूं, यही तो मेरा पहले मिनट से प्रेमिसेस है। हमने कहा कोई भी सांसद कोई भी आकर सेना को परंपराओं के खिलाफ है, आप यही तो तानाशाही है, सृष्टि जी यही तो तानाशाही है, यही फासिज्म है।
ये भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ सर है। नहीं, आपकी बातों के जवाब दे रहे हैं विदु रावल जी, आपकी बातों के जवाब भी दे रहे हैं। वेद प्रकाश जी रुकिए ना, आप सुन लीजिए धैर्य रखकर। ओके मैडम, सॉरी सर प्लीज विदु रावल जी बात पूरी देखिए, मैं ये जो भाव है ना, ये जो भाव है ना नेहरू जी के समय से कि सेना की जरूरत क्या है, डिफेंस पॉलिसी की जरूरत क्या है, अब ये भी इससे भी मना न कीजिएगा कि ऐसा नेहरू जी ने नहीं कहा था, मेरे पास तथ्य हैं, अभी दोबारा दिखा दूंगा स्क्रीन पर। जिस प्रकार से राहुल जी कहते हैं कि सैनिकों की जरूरत नहीं है, सेना की जरूरत नहीं है, वहां तो मजदूरों को खड़ा कर देंगे चीन के बॉर्डर पर तो भी काम चल जाएगा। इस प्रकार से जो है, ये इस प्रकार से जो लगातार अपमान करने का भाव है ना, इसको छोड़ दीजिए भगवान के लिए। भारतीय सेना को जो है एक शीर्ष स्थान प्राप्त है भारतीय समाज के अंदर, पहली बात। दूसरी बात मैं जल्दी से कहना चाहूंगा, अभी अभी वेद प्रकाश जी भाई साहब ने एक बात कही थी जो उनकी एक और बात से लिंक्ड है। उन्होंने एक 20 नवंबर 2020 के एक लेटर का जिक्र किया था एक डिबेट में, उसी को आज इन्होंने कोट किया कि भाई ये भारतीय जवानों के लिए क्यों है और भारतीय ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं है। आज उस दिन तो किया था ना आपने, चलिए। लेट जनरल विपिन रावत जी ने जो वो 20 नवंबर का लेटर लिया था उसको आपने सिलेक्टिवली एक डिबेट में कोट कर दिया, और आज आपने खुद ही बता दिया कि भारतीय जवानों के लिए नहीं कहा था, वो भारतीय ऑफिसर्स के लिए कहा था। और अब ये भी ऑफिसर्स के लिए नहीं कहा है, तो मेरा गरीब किसान या उन्होंने नहीं कहा। भाई साहब प्लीज मुझे अपना आप नोट किया कीजिए, मैं भी नोट करता हूं। कागज और पेन मैं आपको भेंट कर दूंगा, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं कागज पेन आपको भेंट कर दूंगा, आप नोट किया कीजिए, बीच में मत बोलिया कीजिए। मैं नोट करता हूं, आपकी हर बात नोट कर रखी है मैंने, देखिए। अच्छा चलिए, अभी मेरा आपसे निवेदन यह है, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, बड़े वरिष्ठ जो है नेता, आपसे सीखने को मिलता है हमें। दूसरी बात मैं ये यहां पर करना चाहता हूं, आपने अभी भी एक दावा कर दिया और बहुत बड़ा गंभीर दावा कर दिया, इस चैनल पर कर दिया क्या, कि भारतीय सेना के अंदर ऑफिसर जो हैं वो कोई भी गरीब किसान का बेटा नहीं बनता। साहब इतना बड़ा दावा कर डाला आपने कहा कि गरीब किसान का बेटा फार्म ही नहीं भरता। अरे कमाल कर रहे हो, मेरे खुद के गांव में से बहुत सारे जो है कमीशन, आप सफेद अभी आपने कहा इसकी क्लिप बनेगी, सोशल मीडिया पर वायरल होगी ये क्लिप, ये सोशल मीडिया पर वायरल होगी ये क्लिप। सृष्टि मैंने मेरा वो वक्तव्य दोबारा सुनवाइए इनको, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। चलिए अच्छा, सफेद सुनिए, आप मुकर गए, आप कहकर मुकर गए, ये मान ले कि आप कहकर मुकर गए। आपने कहा था, नहीं वेद प्रकाश जी आपने क्या लाइन बोली थी, आप अपनी बात दोबारा रख दीजिए। विदु रावल जी बताता हूं अपनी लाइन, सुनिए मैंने क्या कहा था। मैंने क्या कहा था कि जो सैनिक हैं उसमें किसान मजदूरों के बच्चे अप्लाई करते हैं, अफसरों के नहीं करते। लेकिन जो अफसरों की भर्ती है उसमें आम लोगों के साथ साथ, किसान मजदूरों के साथ साथ सैनिकों के, अफसरों के बच्चे और उच्च वर्ग के लोग भी अप्लाई करते हैं। इसलिए उनके बच्चों का अहित ना हो, इसलिए उन्होंने सेना अफसरों में ये अग्नि नहीं लागू की। अगर वो इतने ईमानदार हैं, सेना की आयु कम करना चाहते हैं, तो अफसरों में भी करें और सैनिकों में भी करें। फिर ये किसान मजदूरों के शायद आपको सुनने में थोड़ी सी गलती, लेकिन ये कहा है, सुन लो। नहीं, वेद प्रकाश जी ने सुनो सोटी जी से पूछ लो, सोटी जी बैठे, वेद प्रकाश जी ने बड़ी चलाकी से, अच्छा सुन तो, हम तो राजनेता हैं। वेद प्रकाश जी मुझे बोलने को, मुझे बोलने दे, आपकी मैं चोरी पकड़ लूंगा, इसलिए मैं चोरी पकड़ लूंगा, इसलिए आपको डर लग रहा है, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे भाई मैं नहीं डरता, मैं अपनी कई बात से पीछे नहीं हटता, मैं आप लोगों को अच्छा तो जाओ साहब। अच्छा मेरा चाटने वाला नहीं, आदरणीय वेद प्रकाश जी, 1 मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए, केवल 1 मिनट के लिए। अच्छा चलिए, कैसे हो रहा है सृष्टि जी, क्या मुझे 1 मिनट के लिए? अब देखिए सर, अब रुक जाइए, एक एक करके जवाब लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अग्निपथ योजना पर बात करने के लिए बैठे हैं ताकि दर्शकों तक भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, पहुंच सके। उन्होंने टोका है। नहीं, वेद जी को ही रोक रही हूँ, विदु रावल जी, मैं वेद प्रकाश जी को ही रोक रही हूँ। मैं बड़ी जल्दी से, विदु रावल जी मैं आपको नहीं रोक रही, मैं वेद प्रकाश जी को ही रोक रही हूँ। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ताकि फिर मैं अपने सहयोगी के पास पहुंचू, सुशील के पास। देखिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बात को सुधार कर लिया। अब से पहले वो उनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें आम आदमी और ये गरीब किसान का जिक्र नहीं था। उनका कहना था कि जो फॉर्म जो है सेना के ऑफिसर्स के बच्चे भरते हैं
उसमें तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन सैनिकों में किया। अब अच्छा किया, इन्होंने सुधार कर लिया। अब इन्होंने दूसरा बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना, अनुरोध, आग्रह करूंगा कि उसको भी सुधार कर लें इसी तरीके से। अभी अभी बड़ी खतरनाक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी ईमानदार नहीं है, इसलिए वो पक्षपात करते हैं। अभी अभी ईमानदार शब्द का भी उपयोग किया कि उन्होंने ये कहा कि सेना के अधिकारी जो हैं वो पक्षपात का आरोप लगाया उन पर कि वो अपने बच्चों के लिए अलग जो है योजनाएं बनाते हैं। ये जो मानसिकता है ना, सेना की डिग्निटी को लोअर करने की, जो देश के लिए अपनी जान गंवाने के लिए सेना के अफसर जो हैं और सेना के सैनिक जो खड़े हैं उनके बारे में कुछ भी बोलने की। और एक आपको मैं एक छोटी सी बात कहकर फिर रुक जाऊंगा मैं, कि संदीप दीक्षित आपके कांग्रेस के नेता ने एक बार हमारे सेना के आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहा था। गली का गुंडा, सेना के आर्मी ऑफिसर जो हमारे, जिनको हम पूजना चाहिए हमें, जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा की है, मां भारती की रक्षा करने वालों को गली का गुंडा कहा था कांग्रेस के नेता ने। लेकिन आपका भी वही मानसिकता है। मैं फिर से निवेदन करता हूं, आप इसमें भी सुधार कर लीजिए। कोई नहीं, आपने भी आवेश में आकर कुछ गलत कह दिया होगा, आप भी सुधार कर लीजिए। आप सेना के अधिकारियों पर सीधा सीधा जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर ऑन डिबेट बैठकर। प्लीज सुधार कर लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ। सृष्टि जी, इनको अवसर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं सुशील के पास आना चाहूंगी। सुशील, सुशील आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी। सुशील, आप पूरी चर्चा को भी सुन रहे हैं? जी सृष्टि, निश्चित तौर पर देखिए सृष्टि, जो अग्निपथ योजना की शुरुआत का आज जिक्र हो रहा था, और सबसे ज्यादा हम इन योजनाओं को उन युवाओं तक इस डिबेट के सहारे हम यही बता रहे हैं कि आज से शुरू हो गई है। और ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे वो आज से रैलियों में हिस्सा लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा 44,000 सिलेक्शन की बात की जा रही है, तो 44,000 जो युवा सिलेक्ट होंगे उसके प्रति लोगों का किस तरह से रुझान है, युवाओं का किस तरह से रुझान है, ये साफ दिख रहा है। और इसके पीछे रीजन यही दिख रहा है कि जो वो स्थिति प्रदर्शन की दिख रही थी, उग्र प्रदर्शन की दिख रही थी, वो उग्र प्रदर्शन अब कहीं कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। कुछ तबका जरूर है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित हो या फिर राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हो, वैसे लोग विरोध जरूर कर रहे हैं। चाहे वो कुछ किसान संगठन मिलकर विरोध कर रहे हो या फिर राजनीतिक दल के लोग विरोध कर रहे हो। लेकिन जो आगजनी 3 से 4 दिनों के दौरान देखी गई थी, 14 जून को एक योजना जब लागू की गई और उसके बाद जिस तरह से विरोध देखा गया था, और सरकार ने उन सभी चीजों को मानी जितनी हम पहले दिन जब दिखा रहे थे सभी दर्शकों को। चूंकि हरियाणा में भी विरोध के स्वर काफी उग्र थे और गुरुग्राम के बिलासपुर चौक पे भी जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, करीब 10 घंटे तक उन्होंने रास्ते को जाम किया था। और उस दौरान जब हम लोगों ने उनकी बातें सुनी, उनकी मांगे सुनी, तो 4-5 उनकी डिमांड्स थी। जो पहली डिमांड्स जो सबसे ज्यादा युवा कंफ्यूज थे वो इस बात को लेकर थे कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, उनके लिए कोई वैसी वैकल्पिक व्यवस्था न हो। साथ ही उनकी यह समस्या थी कि क्या उन्हें वो छुट्टी, उस दौरान उन्हें छुट्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है। गैलेंट्री वार्ड, अगर वो शहीद होते हैं या फिर कोई बेहतर काम करते हैं तो उन्हें वो अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर शहीद होते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। उनकी बैज वर्दी को लेकर समस्याएं थी कि आखिर उनकी वर्दी अलग होगी, बैज अलग होगा तो कहीं भेदभाव की स्थिति आएगी। साथ ही जो 25% युवा परमानेंट होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया थी। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर काफी परेशान थे। एज लिमिट को लेकर भी काफी प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन में साफ कहा जा रहा था कि जो युवा कोविड की वजह से 2 से 3 सालों से तैयारी कर रहे थे और 10 से ज्यादा रैलियां आयोजित की गई भर्ती के लिए और उन सबको रद्द कर दिया गया मेडिकल और फिजिकल के बाद, तो आखिर वो कहां जाएंगे। तो उनको लेकर भी सरकार ने उनकी मांगे, ये मांग थी, उनकी मांग को सरकार ने सुना। और इन तमाम डिमांड्स को देखते हुए 72 घंटे के अंदर भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने उन सभी युवाओं के डिमांड्स को सुना और उसमें चाहे एज में रिलैक्सेशन की बात हो या गैलेंट्री अवार्ड से संबंधित सवाल हो या फिर आफ्टर 4 इयर्स वो कहां जाएंगे उनको लेकर रिजर्वेशन की बात हो, तो तमाम उनके जो डिमांड्स थे उन डिमांड्स को कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा किया। और पूरा करने के बाद देखा जा रहा है कि अब जो युवा थे, जो वास्तव में सैनिक थे, जो 14 तारीख के बाद 72 घंटे बाद प्रदर्शन शुरू हो गए थे, तो 16 तारीख से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था उस प्रदर्शन में जो लोग भी शामिल थे वो अब कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब बस एक यह मुद्दा बना है और इस मुद्दे के सहारे राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ इस सरकार ने एक और कदम उठाया कि शपथ पत्र देना पड़ेगा जिन युवाओं को। बात पूरी कर लीजिए सुशील, आप पहले देखिए, शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र में पहले भी देखिए पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा था, पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन होता था और अब एक शपथ पत्र सेना वो ले रही है कि यदि कोई युवा इस
तोड़ फोड़ में, हिंसा में शामिल है और वो शपथ पत्र में दे रहा है या उसके नाम पर कोई FIR रजिस्टर्ड है, तो निश्चित तौर पे वो शामिल नहीं हो सकता है। पहले भी था। मैं बड़े बखूबी से सुन रहा था, मैं उस वक्त भी सवाल चाह रहा था इनसे, जवाब मैंने पूछा, सवाल पूछा था विधु रावल जी से, और अभी भी उन्होंने एक सवाल को लेकर आप से जब किसान आंदोलन की बात हुई तो वो काफी उन्हें बुरा लगा कि नहीं आप मुंह की खानी पड़े, ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन नहीं, देखिए विधु रावल जी, सवाल यह उठता है कि आज पूरा विपक्ष है वो इसको वापसी की बात कर रहा है कि क्या अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले, इस स्कीम को वापस ले। ऐसे में सवाल बनता है कि आपने इतने अमेंडमेंट कर दिए, उसके बावजूद भी अब सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई हैं कि कुछ किसान संगठनों को एक साथ बुला लिया है और लेकर फिर प्रदर्शन शुरू इन्होंने कर दिया है। तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको पुनः वापस लेना पड़े, चूंकि किसान आंदोलन के तर्ज पे? और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अमूमन हम लोग रोजाना डिबेट में मिलते हैं, उनसे भी सवाल है कि आखिर रोक रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेना की अफसरों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब वापस लेने जैसा तो कोई सवाल उठता ही नहीं, वापस नहीं लिया जाएगा, तो वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो इस और नहीं, कहीं ना कहीं देखिए सृष्टि देखिए पॉलिसी, देखिए एक और सवाल सृष्टि, देखिए वो एक और पे चर्चा हो रहा था, यहाँ सभी गणमान्य हैं, जो जहां तक मेरी नॉलेज है, जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन होता है ये गवर्नमेंट का होता है, चाहे कोई भी रक्षा मंत्रालय हो, कोई भी चाहे स्वायत्त कंपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी क्यों ना हो, लेकिन पॉलिसी मेकिंग का काम हमेशा कार्यपालिका का होता है और वो गवर्नमेंट का होता है। चाहे स्कीम की हो, बेशक से सेना ने अध्ययन किया, सेना ने प्रपोजल दिया, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है वो गवर्नमेंट ने किया, लागू जो है स्कीम वो हमेशा सरकार करती है। जी ठीक है, यहाँ पर सोडी साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हालांकि पॉलिसीज के ये जो योजना लेकर आई जा रही है, आप भी कहीं ना कहीं उसको राष्ट्र हित में बता रहे हैं और काफी आगे फायदे भी इसके गिनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लगता कि सरकार को जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया उन्होंने शुरू करवा दी है, उससे पहले युवाओं का ये जो विरोध प्रदर्शन है उसको कहीं ना कहीं और कम करवाना चाहिए था, या युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए था ताकि वो भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सके? सुश्री जी, जब 14 जून को यह योजना का ऐलान हुआ तो मैं उस ओपिनियन का हूं कि उसी दिन एक प्रेस रिलीज के माध्यम से सारी चीजें बता देनी चाहिए थी, जो कि बाद में आर्मी नेवी एयरफोर्स के 4 उच्च अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई 19 तारीख को और 21 तारीख को। अगर 19 और 21 तारीख वाली सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली एक प्रेस रिलीज में 14 तारीख को ही प्रेस को दी जाती तो जो मिसकम्युनिकेशन था या मिस इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल नहीं होती और सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को, युवा स्पेशली, उनको ये पता होता कि इस स्कीम में क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, विधु रावल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या आपको लगता है, उम्मीद की जा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी जो युवा हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करने के लिए पहुंचेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप, चलिए विपक्ष ही कह रहे हैं या किसान संगठन कह रहे हैं, उन्होंने उन युवाओं का जो भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उनका विरोध करने की बात कही है, तो क्या सरकार इसके लिए युवाओं को कहा जा सकता है कोई किसी तरह का आश्वासन देगी कि वो अप्लाई कर सके इस प्रक्रिया के लिए, या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा? आपकी रिपोर्टर्स की हुई है, जो लोग युवाओं का और भारतीय सेना का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, दरअसल उनका भारतीय जनता ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया हुआ है। ये तो निग्लेक्टेड लोग हैं, समाज के अंदर किस प्रकार की छवि रखते हैं ये लोग, इनकी अच्छी छवि नहीं है। अच्छी छवि होती तो चुनाव में उसके नतीजे निकलते। इनको भारतीय समाज ने जिनको निष्कासित किया हुआ है, बहिष्कार किया हुआ है, वो आकर भारतीय सेना को निष्कासित करने की बात कर रहे हैं, उसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है सुशील जी ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि क्या कदम पीछे हटाएंगे? मेरी भारत की सेना कदम पीछे नहीं हटाती। आपने डोकलाम में देखा, आपने गलवान में देखा, आपने देखा बालाकोट में, आपने देखा एयर स्ट्राइक्स में, आपने 1971 के युद्ध में देखा, आपने 1965 में जब लाहौर पे पहुंच गए थे हमने तिरंगा लेकर, तब देखा भारत का फौजी जो है वो पीछे हाथ नहीं हटाता। और रही इन लोगों की बात जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बात कर रहे हैं, इन्होंने किस चीज पर प्रदर्शन नहीं किया? इन्होंने कहा CAA बंद कर दीजिए, इसमें मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। आज सवाल पूछता हूं, किसी एक भी मुस्लिम की या किसी एक भी भारतीय की नागरिकता गई है क्या? इन्होंने GST जो कि खुद लाए थे उसको हमने लागू किया, आज तक ये नहीं बताते कमी क्या है, लेकिन उसका विरोध करते हैं। हर प्रकार से एबोल्यूशन ऑफ 370, जिस पर कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर भी नहीं मरा।
तो इस प्रकार से जो है ये हर एक विरोध, एक जो है टूल किट गिरोह है, एक जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत को जो है परम वैभवता के शिखर पर पहुंचता नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती कि भारतीय सेना जो है विश्व मानकों पर खड़ी होकर सबसे सशक्त सेना भी बन जाए और भारत जो है अपने स्वर्णिम इतिहास को वापस पा ले, क्योंकि वो स्वर्णिम इतिहास में इनको स्थान नहीं मिलेगा। ये तो भारत को लाचार रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं, पिछड़ा रखना चाहते हैं। और सृष्टि जी, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारी मेरे सैनिकों के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। मैं एक बात ये जरूर रजिस्टर करना चाहता हूं कि मुझे भारतीय सेना के जवानों के शौर्य पर गुमान है, उनके धैर्य पर मुझे गर्व है, उनकी सहनशीलता पर नाज है। राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, सैन्य नीति में किसी भी प्रकार के ये विघटन की बात नहीं होनी चाहिए, इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस वालों को भी अब जो है ध्यान में आ जाना चाहिए कि भारत की जनता जो है इन चीजों के विरुद्ध खड़ी होती है। एक लाल डायरी बना रखी है, उसमें लाल पेन से नोट करती है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी सेना के बारे में क्या कह रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे वालों के साथ खड़े हैं। इन्हीं कारणों से आपको जब चुनाव आता है तो पनिश करती है। आप भी खुद को रीइन्वेंट कीजिए, अच्छे मुद्दे लेकर आइए, अच्छे मुद्दे जिसपे जनता खुद का सरोकार जोड़ पाए। अभी आप कभी सत्याग्रह ईडी के नाम पर करते हैं, फिर सेना तक पहुंच जाते हैं, फिर शिवसेना तक पहुंच जाते हैं, आपके सत्याग्रह का ही नहीं पता चलता। महात्मा गांधी जी के पवित्र इंस्टीट्यूशन सत्याग्रह जो है उनके द्वारा जो है शुरू किया गया, उस महान परंपरा का आप अपमान करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अच्छे कामों में जाइए। बुरे काम बहुत कर लिए और बुरे कामों का नतीजा आपको भारत की जनता दे चुकी है। सत्ता के दौरान आप जो गलत काम करते थे उसके कारण सत्ता से हटा दिया। अब विपक्ष में बैठकर भी वही भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। साहब क्यों खड़े होते हैं भाई साहब? मेरे भी दिल में दर्द होता है। अच्छा विपक्ष हमें मिलेगा, हम आप मिलकर कुछ सकारात्मक काम कर पाएंगे, इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका जो ये स्वप्न है ना कि देश को ग्राम्बू युद्ध में झोंक देंगे, नहीं झोंक पाएंगे। इस देश के नागरिक बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं। आपकी इन बातों में नहीं आ रहे हैं। आप खुद को रीइन्वेंट कीजिए, अच्छे मुद्दे लेकर आइए। ठीक है सोडी साहब, हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि सेना जवान होगी, लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल तौर पर अगर हम यंग जवानों को रखेंगे तो वो ज्यादा अलर्ट रहेंगे, या कहा जा सकता है ज्यादा समझदार रहेंगे उस चीज को समझने के लिए। इस पर मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप प्रकाश डालिए, थोड़ा डिटेल में समझाएं, क्योंकि ये योजना लागू की जा रही है उसके पीछे एक मकसद ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाइयां हैं वो अभी तक जिस तरह से हमारे सेना के जवान लड़ाइयां लड़ते थे उससे काफी अलग होंगी। बिल्कुल सृष्टि जी, आपने सही कहा। आने वाले वक्त की लड़ाइयां बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होगी। हम लोग देख रहे हैं रूस यूक्रेन लड़ाई में भी कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020 में आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में कितने ड्रोन वॉरफेयर हुआ। तो जो अब युवा आ रहा है कम एज में, वो देश के लिए और सेना के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छी बात इसलिए होगी क्योंकि आजकल का जो युवा है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली अवेयर है। आज से 15, 20, 25 साल पहले जो युवा की भर्ती होती, मेरी भी जब मेरी भर्ती हुई 30 साल पहले, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। आज एक बच्चा स्मार्टफोन को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो जो ये युवा आएगा 18, 19 साल की उम्र में फौज में, ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो 6 महीने की अब ट्रेनिंग होगी वो काफी टेक्नोलॉजी के सहायता से ट्रेनिंग होगी, क्योंकि पहले की जो ट्रेनिंग थी जो 1 साल, सवा साल की थी, वो पुराने नियमों में बनी थी जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन अब हर चीज बदल चुकी है। तो जो युवा 6 महीने में ट्रेन होगा वो अच्छी तरह से ट्रेन होगा, और जब वो आर्मी की बटालियन या रेजिमेंट में जाएगा तो वो बहुत एक सकारात्मक तरीके से परफॉर्म करेगा और वो देश और अपनी बटालियन का नाम ऊंचा ही रखेगा। तो टेक्निकल तौर पर भी सेना को जवान करना है और बेहतर बनाना है, और इसी के लिए ये जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मैं सुशील के पास जाना चाहूंगी। सुशील, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। सृष्टि, बिल्कुल सृष्टि, में अभी एक ट्वीट देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को पेंशन की समस्या है, तो वो ये जो अग्निवीर को जिस तरह पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वैसे क्या जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी अपने पेंशन छोड़ सकते हैं? और उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपना पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर सरकार इनको पेंशन दे तो, और तमाम ये चीजें विधायकों पर भी लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। विधु रावल जी से चाहूंगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक वॉइस नहीं है।
वो अपना खुद जवाब दे सकते हैं। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वो आधिकारिक वॉइस नहीं है। जिन लोगों को अधिकार दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखने के लिए, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। सेना को केवल और केवल जो है पेंशन भोगी या वेतन भोगी मानना ठीक नहीं है। अपने इस पैनल पर एक प्रबुद्ध लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग अपनी जान जो है बंदूक के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उसमें उनसे ये सोचे कि वो केवल वेतन के लिए करते नहीं करते। अभी शायद डिबेट से छोड़कर चले गए हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, लेकिन वेद प्रकाश जी ने एक डिबेट में कहा था कि ये तो सेना में भर्ती होना राष्ट्र सेवा नहीं है, ये तो पेट सेवा है। वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आज पूरे जगह, बहुत जगह चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसने रीच ली है। लेकिन इस प्रकार की बात जो है, जो कांग्रेसी लोग अब से नहीं पहले से सोचते रहे हैं, और मैं उनको कोट करता रहा हूं। चाहे 24 जनवरी 2021 की राहुल गांधी जी की तमिलनाडु में इरोड में जो उनकी रैली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की फौजियों को चीन की सीमा पर क्यों खड़ा किया हुआ है, यहां तो मजदूर और किसानों को भेज दो तो काम चल जाएगा। चाहे उनका सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है एक तरह से सवाल खड़े करना, और चाहे उनका बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, चाहे डोकलाम में ऊट पटांग सवाल खड़े करके किस प्रकार से एम्बेसडर के टेंट में मिले थे, चीन के एम्बेसडर के, और गुपचुप तरीके से उन्होंने मीटिंग की थी। बाद में तस्वीरें सामने आ गई तो बाद में मुकर गए। लेकिन खैर, उनका किस प्रकार से नेपाल में जाकर चीन के जासूसों से मिलना, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का जो है 2009 में जाकर चीन की जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके साथ MOU साइन करना। तो इस प्रकार की सारी चीजें जो है ये देश के लाभ में तो नहीं है। और देश की जनसंख्या, ज्यादातर जनसंख्या ये जानती है, ज्यादातर जनता ये चाहती है कि जो यूथफुल एक्सूबरेंस है, जो युवा जनसंख्यीकरण है, वो युवाओं में भी हो। और अभी सेना के माननीय अधिकारी साहब ने, JSOD साहब ने बताया कि सेना का आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने की आवश्यकता है, और सेना को अपनी जरूरत है। हम एक बात और मान लें, जिस संस्था ने रिक्रूटमेंट करनी है, नियम तो वो संस्था बनाएगी ना। सृष्टि जी, जिस संस्था ने ने रिक्रूट करना है, नियम तो वो बनाएगी। जिसने रिक्रूट होना है वो नियम थोड़ी बनाएगा कि मुझे किस प्रकार के नियमों से रिक्रूट किया जाए। जिस संस्था ने रिक्रूट करना है, उसने अपनी जरूरत के अनुसार नियम बना दिए। अब जिनको अच्छी लगती है वो योजना, उसके अनुसार वो रिक्रूटमेंट ले। और ऐसे लाखों नहीं, करोड़ों लोग जो हैं आज लाइनों में खड़े हैं पूरे देश के अंदर। एक बार कैमरा घुमा के देखिए उनको, लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है वहां खड़े हैं। तो ये जो छोटे मोटे छदम लोग हैं, जो केवल जो है अपनी घृणित राजनीति करते हैं, इनको बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए। देश की जनता भी नहीं देती, चुनाव के नतीजे देख फाइनल कमेंट सुशील से ले देश की जनता भी नहीं देती। सरकार कह रही है कि विरोध के बावजूद भी अब अप्लाई करना शुरू कर दिया है लोगों ने। फाइनल कमेंट बिल्कुल सुशील। बिल्कुल आज 24 तारीख है और अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और विरोध का भी जो हम लोग दिखा रहे हैं, अब वैसा विरोध नहीं रहा जिसमें युवा विरोध कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार ने जो अमेंडमेंट किए हैं वो युवाओं तक पहुंची है वो अमेंडमेंट। और युवा भी अब अग्निपथ की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी में है, न कि किसी प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सोडी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। विदु रावल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और 1 घंटा आपने पूरे 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी सुशील भी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो देखिए, भर्ती शुरू हो गई है, लेकिन अब विरोध के सुर भी कहा जा रहे हैं थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार की इस योजना को आगे चलकर जो युवा है किस तरह से लेता है, और अब इस भर्ती प्रक्रिया में कितने जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फिलहाल इस डिबेट में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।